समाज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो इसके 5 प्रमुख सिद्धांत दिखाई देते हैं। 5 प्रमुख सिद्धांतों में जब हम देखते हैं तो पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। मतलब जो कुछ भी हम पढ़ाएं उसको क्या करें, स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ें। और कैसे जोड़ेंगे? जो भी बच्चों को बुक है, किताब है, जो भी हम चीज़ें बताते हैं विद्यालय में, उसको हम विद्यालय के बाहर के जीवन से, मतलब कि जो बच्चों के वातावरण से है, मतलब घर परिवार आस पड़ोस की चीज़ों से जोड़ करके सिखाएं। पहला सिद्धांत ये है एनसीएफ का। दूसरा सिद्धांत है एनसीएफ का, पढ़ाई को जो है रटंत प्रणाली से मुक्त हो ये सुनिश्चित करें। मतलब शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना है, या जो सिलेबस हम बनाएंगे उस पे ये सुनिश्चित करना है, ये बातें 2005 में कही गई थी एनसीएफ में। ये सुनिश्चित करना है कि पढ़ाई क्या हो, रटंत प्रणाली से मुक्त हो। मतलब कि पढ़ाई में कुछ भी सिखाने में रटने वाली चीजों से क्या किया जाए, परहेज किया जाए। बच्चों को कम से कम रटना पड़े और समझदारी उनकी कैसे बढ़े, इस पे काम किया जाए। तो दूसरा सिद्धांत ये है। फिर तीसरा सिद्धांत है पाठचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों का चहुमुखी विकास करने का अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर न रह जाए। तो पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर ना रह जाए। तीसरा जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, जो पाठचर्या डेवलप की जाए, मतलब कि जो कैरिकुलम बनाया जाए वो ऐसा कैरिकुलम हो जो बच्चों का होल डेवलपमेंट करे, संपूर्ण विकास करे। मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, कल्पनात्मक विकास, रचनात्मक विकास। बच्चे ड्राइंग भी कर पाएं, बच्चे जो है कंप्यूटर भी चला पाएं, बच्चे संस्कृत भी बोल पाएं, बच्चे अंग्रेजी भी बोल पाएं। मतलब हर भाषा में पारंगत हों, हर सब्जेक्ट में वो बेहतर करें। इस तरह से जो है उनका होल डेवलपमेंट हो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सब तरह से विकास हो। इस तरह की पाठ्यचर्या बनाई जाए, ना कि केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित रह जाए। पाठ्यपुस्तक मतलब कि केवल किताब पढ़ा देना, बस इतना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि पाठ्यचर्या बालक के संपूर्ण विकास पर आधारित होना चाहिए। फिर अगला जो सिद्धांत है इसका, सिद्धांत नंबर 5 है वो परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो परीक्षा को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लचीला बनाना है। ये सुझाव 2005 में ही दिया गया था, एनसीएफ 2005 में दिया गया था। हाँ, तो 2005 में जब सुझाव दिया गया तब से आज तक, अभी 2020 चल रहा है, 15 साल हो गया। 15 साल में हम देखते हैं तो काफी जो है परिवर्तन आया है। अब देखिए जो बच्चों के बोर्ड एग्जाम होते हैं या बच्चों का स्कूल एग्जाम होता है, उन सारे एग्जामों में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी को जोड़ा गया है। 20 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर का प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ताकि बच्चों के ऊपर से बोझ भी कम हो और वो क्लास की एक्टिविटी से जुड़े। जैसे असाइनमेंट कार्य करना हुआ, प्रोजेक्ट वर्क बनाना हुआ, ये सब कार्य करने से जो परीक्षा है उसका बोझ कम होगा और परीक्षा अपेक्षाकृत लचीली बनेगी। तो ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। फिर है सिद्धांत नंबर 5 है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों मतलब कि बालकों को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराना ताकि वो जो हमारा प्रजातंत्र है, हमारे देश का लोकतंत्र है, उसमें उनका विश्वास जगे। वो राज व्यवस्था के प्रति, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, उसके प्रति वो जागरूक हों, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। और राष्ट्रीय चिंताएं मतलब कि देश के प्रति जो सामाजिक और विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण है और जो है जलवायु परिवर्तन है, शिक्षा है, इन सारी चीजों के प्रति वो जागरूक हों। इसलिए जो है उस तरह की चीजें उनको कक्षा में उपलब्ध कराई जाएं।
तो ये 5 सिद्धांत हैं एनसीएफ के। इन 5 सिद्धांतों के आधार पे ही पूरा पाठ्यक्रम, पूरा एनसीएफ तैयार किया गया है। तो इसमें हम अब बात करेंगे भाषा शिक्षण की। भाषा शिक्षण की बात करेंगे। सबसे पहले भाषा जो है किस तरह से पढ़ाई जाती है, तो हम चलते हैं पेज नंबर 41 पे। वहां से भाषा शिक्षण शुरू होता है एनसीएफ में। आप चाहें तो खाली समय में पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा एनसीएफ आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो पूरा सिलेबस, विषय सूची वगैरह दी गई है पूरी। आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जो है, क्योंकि भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं डीएलएड के सिलेबस में, और सीटेड में भी पूछा जाता है और बीएड में भी पूछा जाता है एनसीएफ के बारे में, भाषा शिक्षण के बारे में। और चाहे जहाँ जाएंगे आप, अगर शिक्षक हैं तो भाषा शिक्षण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो अभी हम 41 नंबर पेज पे चल रहे हैं, वहाँ हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है 40 नंबर पेज है। यहाँ पर भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, आवास और सीखना, अध्ययन और आकलन की योजनाएं, आकलन और मूल्यांकन, ये पूरी चीजें जो है दी गई हैं। किसमें दी गई हैं? एनसीएफ में बताई गई हैं कि किस तरह से हर विषय को पढ़ाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर भाषा की बात करेंगे। भाषा की बात में देखिए, इस दस्तावेज में भाषा में द्विभाषिकता या बहुभाषिकता निहित है। मतलब ये जो सुझाव दिया जा रहा है, इसमें दो भाषाएं या बहुभाषाएं, मतलब दो से अधिक भाषाएं पढ़ाने का जो है सुझाव निहित है, मतलब कि अंतर्निहित है, उसी में इंक्लूड है। आप उसको जो है बाहर मत समझिएगा। और जब हम घर की भाषाओं और मातृभाषाओं की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत घर की भाषा, बड़े कुनबे की भाषा, आस पड़ोस की भाषा आदि आती है। मतलब कि जब घरेलू भाषा की हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? देखिए, इसमें घर की भाषा की बात की गई है, बड़े कुनबे की भाषा। कुनबा किसे कहते हैं? कुनबा जो होता है, जैसे किसी मोहल्ले में एक ही परिवार के 4-5 घर जो है बन जाएं, मतलब कि एक परिवार से बंटवारा हो तो 4-5 लोग जो है घर बनाकर रहने लगे, तो उसको कुनबा कहा जाता है। फिर अगला है आस पड़ोस की भाषा। आस पड़ोस की भाषा ये सभी जो है घरेलू भाषा में आती हैं, जो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है। अब देखिए, यहाँ पर जो घरेलू भाषा बालक जो ग्रहण करता है, वो कैसे ग्रहण करता है? स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से मतलब वो सहज और स्वाभाविक रूप से भाषा को ग्रहण करता है, उसको कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। आगे है, बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये चामस्की जी ने भी कहा है। ये चामस्की जी ने भी कहा है और कई बार ये सीटेट के प्रश्नों में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है, हम रोजमर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। मतलब कि जब बालक जो है विद्यालय में आता है तो वो पूर्ण भाषिक क्षमता रखता है। विद्यालय में जब शुरू-शुरू में उसका एडमिशन होता है तो उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी बात को दूसरों को समझा सकता है और दूसरे की बात को वो खुद स्वयं समझ भी सकता है। फिर आगे है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता होती है। मतलब कि कई बार जब बच्चे विद्यालय आते हैं, कई-कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार में बहुभाषिकता का माहौल होता है। मतलब कि कोई दिल्ली में रह रहा है तो वो अंग्रेजी बोलता है, कोई गाँव में रह रहा है तो वो एकदम देहाती अवधी बोलता है, या ब्रज भाषा बोलता है, या बिहारी बोलता है, या जो है क्या बोलते हैं,
मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलता है, तो इस तरह की भाषाएँ बोलता है। तो वो बच्चा जो है दोनों तरह की भाषाएँ सीख जाता है, या कोई संस्कृत बोलने वाला है उसके परिवार में तो संस्कृत भी सीख जाता है। तो इस तरह से बालक 2 या 3 भाषाएँ जो है समझता है, मतलब उसके अंदर इतनी भी क्षमता होती है कि वो जब विद्यालय में आता है तो 2 या 3 भाषाओं को भी जानता है। तो इसका मतलब बालक जो है उस समय ज़ीरो नहीं है, ये शिक्षक को समझना होगा, बालक के अंदर वो क्षमताएँ हैं। आगे है वे न केवल उन भाषाओं को सही-सही बोल लेते हैं, बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि भिन्न प्रतिभा वाले बच्चे, भिन्न प्रतिभा मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो जिनको किसी तरह की कोई समस्या है, जो बोल नहीं पाते हैं, वे भी अभिव्यक्ति के लिए उतने ही जटिल वैकल्पिक संकेतों और प्रतीकों का विकास कर लेते हैं। मतलब उतने ही जटिल और वैकल्पिक संकेतों और प्रतीकों का विकास कर लेते हैं, मतलब कि वो इस तरह के संकेत बना लेते हैं ताकि जो है लोग समझ पाएँ, उनके इशारों को समझ पाएँ, और प्रतीक, इस तरह के प्रतीक दिखा कर के या जो है अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए वो बना पाते हैं, बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। आगे जो है वो है भाषा एक प्रकार से स्मृति कोश का भी काम करती है। स्मृति कोश मतलब कि जो हमारा जो है स्मरण करने का भंडार है, उसका जो है उसको बढ़ाने का भी काम करती है। भाषा कई शब्दों का जो है निर्माण करती है और हमारे अंदर जो है वो कई शब्दों का विकास करवाती है। देखिए बहुभाषिकता के बारे में इसमें बताया गया है नोट में, देख लेते हैं इसको। बहुभाषिकता से हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। जब हम सीटेट के जो है आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करवाएँगे या बताएँगे या जो है आपको भेजेंगे, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, या जो है आप खुद भी पेपर दीजिएगा तो उसमें दिखाई देगा कि बहुभाषिकता से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुभाषिकता जो बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है और जो भारत के भाषा परिदृश्य का विशिष्ट लक्षण है, उसका साधन के रूप में उपयोग कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना तथा उसे लक्ष्य के रूप में रखना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है। मतलब बहुभाषिकता को ध्यान में रख करके अपनी रणनीति बनाना कि कैसे क्लास पढ़ानी है, क्योंकि एक ही कक्षा में एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है कि जब भी हम हिंदी पढ़ाएं, संस्कृत पढ़ाएं, अंग्रेजी पढ़ाएं, तो उसमें ये ध्यान रखें कि कुछ बच्चे मगही से आएंगे, कुछ भोजपुरी से आएंगे, कुछ मैथिली से आएंगे, कुछ अवधी से आएंगे, कुछ ब्रज भाषा से आएंगे, कुछ बंगाली से आएंगे, कुछ गुजराती से आएंगे। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को सम्मिलित करते हुए हम योजना बनाएं और उस हिसाब से उनको पढ़ाएं। तो ये हमारी कार्यनीति का हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो रचनात्मक भाषा शिक्षक होगा। तो रचनात्मक भाषा शिक्षक तभी हम बन पाएंगे जब ऐसा हम कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमको ध्यान में रखना होगा। ये केवल उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल नहीं है, बल्कि इससे ये भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार और संरक्षित महसूस करे। जब ऐसा हम करेंगे तो ये केवल जो उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध संसाधन मतलब जो बच्चे घर से सीख करके आए हैं भाषा, वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। जैसे बच्चा सुनना और बोलना सीख करके आया है घर से, तो वो हमारे लिए संसाधन है। उसका प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए हम आगे उसको पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं। तो संसाधन का हम उपयोग करते हैं, और अगर बहुभाषिकता को हम समस्या मान लेंगे तो हम उससे भागने लगेंगे, तो वहाँ पर वो समस्या ही बन जाएगी, तब बहुभाषिकता का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ऐसा अगर हम प्रयोग करते हैं तो हर बच्चा स्वीकार्य माना जाएगा। मतलब हर बच्चे को हम स्वीकार्य कर पाएँगे, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे क्या बोलते हैं असमिया हो, उड़िया हो, किसी भी भाषा का बच्चा होगा, सभी अपने आप को स्वीकार महसूस कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि जब हम योजना बनाएँगे, रणनीति बनाएँगे पढ़ाने के लिए, तो उसमें सभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ शामिल करेंगे।
हर मातृभाषा के बच्चों के लिए कुछ न कुछ शामिल करेंगे। देखिए, बहुभाषिकता जो दिखाई पड़ती है वो ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालयों में दिखाई पड़ती है, या जो ऐसे विद्यालय जहाँ पर बहुत सारे प्रदेशों के लोग आकर के बसते हैं, रहते हैं, तो उनके बच्चे उन विद्यालयों में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुभाषिकता हमको मिलती है। हाँ, कोई भी बच्चा जो है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, मतलब भाषा के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। जैसा कि आज भी कभी-कभी होता है कि माता-पिता का इंटरव्यू लिया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, अगर माता-पिता को अंग्रेजी नहीं आती है, तो बच्चे का एडमिशन ही नहीं लेते हैं। तो ये बताइए कहाँ का न्याय है? हर बच्चे को शिक्षा मिले, भाषा के आधार पर उसको अलग-थलग ना किया जाए। भाषा केवल सीखने का एक माध्यम है, ना कि वो खुद में अपने में जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको हमको इसी तरीके से देखना होगा, और बहुभाषिकता जो है हम इसी तरीके से समझें। आगे है हाँ, यहाँ था भाषाएँ एक प्रकार से स्मृति कोश का भी काम करती हैं, जिसमें अपने सहवक्ताओं से विरासत में मिले संकेतों के साथ अपने जीवन काल में बनाए संकेत भी शामिल होते हैं। सहवक्ताओं मतलब साथ बोलने वाले, जो हम अपने घर परिवार में बोलने वाले लोगों से जो विरासत में पाते हैं वो भी होते हैं, और जो हम खुद से बनाते हैं वो भी संकेत शामिल होते हैं। ये वे माध्यम भी हैं जिनसे अधिकतर ज्ञान का निर्माण होता है, मतलब ये वो माध्यम है जो हम अब विरासत में पाते हैं या खुद बनाते हैं। तो ये भाषा जो है अधिकतर ज्ञान का निर्माण करती है, मातृभाषा ही ज्ञान का निर्माण अधिकतर करती है। इसलिए इनका मनुष्य के विचार और उसकी अस्मिता से गहरा संबंध होता है। विचार मतलब कि थॉट्स, जो बालक के विचार होंगे उससे, और हमारे जो हमारी जो पहचान है, अस्मिता मतलब पहचान है, उससे गहरा संबंध होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई बालक 5 साल तक, 5 वर्षों तक क्या करता है, वो अपनी मातृभाषा सीखता है, तो उससे उसका संबंध बनेगा, वो उसकी पहचान होगी। जैसे कोई जो है कितना भी अंग्रेजी जानता हो, बोलता हो, लेकिन अगर वो भोजपुरी का बालक है, भोजपुरी का विद्यार्थी है, भोजपुरी का कर्मचारी है, उसकी मातृभाषा भोजपुरी है, तो उसकी टंग में, मतलब कि उसके उच्चारण में जो है भोजपुरी का कुछ ना कुछ रहेगा, चाहे वो अंग्रेजी ही बोले, है ना? तो ये जो है हमारी पहचान होती है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आदमी जान जाता है कि ये जो है भैया यूपी वाले हैं, ये बिहार वाले हैं, और ये एमपी वाले हैं, ये गुजरात वाले हैं, ये महाराष्ट्र वाले हैं, ये हरियाणा वाले हैं। तो ये कैसे पहचानते हैं लोग? इसी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा उनके साथ-साथ चलती है। वो जहाँ भी जाते हैं वो मातृभाषा का प्रयोग थोड़ा बहुत भी करते हैं, या उनके जो बोलने का तरीका होता है वो भी मातृभाषा से मिलता-जुलता होता है। तो दूसरे लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, ये बालक कहाँ से आया है। हाँ, इसलिए वास्तव में उनका अस्मिता के साथ इतना गहरा संबंध होता है कि बच्चे की मातृभाषाओं को नकारना या उनको मिटाने के प्रयास उनके व्यक्तित्व में हस्तक्षेप की तरह लगते हैं। देखिए, अगर हम उनको मिटाने का प्रयास करें, अगर किसी की मातृभाषा को से उसको अलग करने का प्रयास करें, तो वो उसकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब कर देता है। यही आज वर्तमान में हो रहा है। जैसे जो हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं, या जो है दूसरी भाषी प्रदेश के लोग हैं, वहाँ पर अगर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि बच्चे का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जो है सहज हो ही नहीं पा रही है। उसके अंदर कल्पनाशीलता आ ही नहीं पा रही है, उसके अंदर जो है क्रिएटिविटी नहीं आ पा रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में उत्पन्न हो रही है। इसके लिए जो है शिक्षाविद लोग बहुत काम कर रहे हैं, और हमको शिक्षक के रूप में भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपनी क्लास में पहले बच्चे की मातृभाषा को ध्यान में रख कर के चीज़ें सिखाएँ। बाद में तो वो अंग्रेजी और अ, उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत सब कुछ सीख सकता है। लेकिन शुरुआती दिनों में जो 3 से 4 साल होता है, उसमें हम उसकी मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दें। नहीं तो उसका पर्सनालिटी आगे चल कर के प्रभावित हो जाएगा, उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। वो जो है चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाएगा, वो सहज नहीं बोल पाएगा, उसके अंदर समझदारी की कमी आ जाएगी।
ये सारी कमियां जो है बालक के अंदर दिखाई पड़ेंगी। तो ऐसा ना हो इसलिए जो है मातृभाषा को 3 से 4 वर्षों तक जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हाँ, प्रभावी समझ और भाषाओं के प्रयोग के माध्यम से बच्चे विचारों, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा उसमें अपने आसपास के संसार से अपने आप को जोड़ पाते हैं। इस तरह से जो है बच्चे अपने आप को जोड़ पाते हैं। अगर हम भाषा शिक्षण के लिए स्कूल में कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें। और सहज भाषाई क्षमता क्या होती है बच्चे की? उसकी मातृभाषा होती है, उसकी घरेलू भाषा होती है। और याद रखें कि भाषाएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती हैं और हमारे दैनंदिन व्यवहार से बदलती रहती है। भाषा शिक्षा में भाषाओं के लिए आदर्श यही है कि उनका इसी संसाधन के आधार पर विकास हो और साक्षरता के विकास के साथ लिपियों में ब्रेल लिपि भी अकादमिक भाषा के रूप में इसे विकसित करने के लिए समृद्ध भी किया जाए। जिन बच्चों में भाषा संबंधी अक्षमता हो उनके लिए मानक संकेत भाषा अपनाई जाए, जिससे उनके सतत और पूर्ण विकास में समर्थन मिलता रहे। विद्यार्थियों की भाषिक क्षमता की पहचान से उनका स्वयं के और अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। तो इस तरह से इसमें से 3 पॉइंट निकल के आता है इस पैराग्राफ से कि बच्चों की मातृभाषा पर जोर दिया जाए, बच्चों को मातृभाषा में अकादमिक चीज़ें विकसित की जाए। और दूसरी चीज़ जो दिव्यांग बालक हैं जो बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं उनके लिए विशिष्ट सांकेतिक भाषा डेवलप की जाए, जैसे ब्रेल लिपि इत्यादि जो है डेवलप की जाए। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो है विश्वास और बढ़ेगा। ऐसा जो है एनसीएफ में सुझाव दिया जा रहा है। अगले दिन जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन पढ़ेंगे भाषा शिक्षा। भाषा शिक्षा जो ये आगे है 3-4 चैप्टर है इसमें, पेज नंबर 41 से लेके 49 तक है। तो हम आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे और पूरा एनसीएफ भाषा के बारे में क्या कहा गया है इसको पूरा पढ़ेंगे। जो व्यक्ति इसको पूरा पढ़ लेगा वो ये समझ लीजिए कि सीटेट में शिक्षण में 15 में से 12 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाएगा। 15 में से 12 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएगा। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन डीएलएड में फंसेगा, 1-2 क्वेश्चन बीएड में फंसेगा। जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा। और हमेशा एनसीएफ में भाषा के बारे में क्या सुझाव दिया गया है हर जगह बात की जाती रहेगी। तो इसको जो है ये वीडियो अगर आप देखते हैं या जो है इस क्लास को आप अटेंड करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए ठीक है। तो मित्रों इस तरह से जो है ये पूरा जो है आज हम लोगों ने एनसीएफ भाषा के बारे में देखा और आगे की चीज़ें भी जो है इसमें कई सारी सीरीज़ें आएंगी और इसको देखते रहेंगे। और इसके अलावा भी अन्य वीडियो आएंगे। 3-4 दिनों से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था, जल्दी जल्दी और भी वीडियो आएंगे। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।